ये क्या है, आज इतने कम पैसे क्यों लाई है तू? क्या आज फूल कम बिके थे? चाची मैंने फूल बेचे थे, लेकिन रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। उनके पास पैसे कम थे और उन्हें आज अपनी बहू को एनिवर्सरी पर गिफ्ट देने के लिए फूल चाहिए थे, इसीलिए मैंने थोड़े फूल उन्हें मुफ्त में दे दिए। क्या तूने यहाँ खैरात खोल रखी है क्या? मुफ्त में फूल बांटेगी तू? तेरी ये मजाल। मंजू गुस्से में पागल हो जाती है और सलोनी को बालों से पकड़कर बुरी तरह पीटने लगती है, जिससे सलोनी को काफी सारी चोटें आ जाती हैं। मंजू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दूर हट बुढ़िया, तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे घर को क्या अनाथालय समझ रखा है? दिन भर ये लड़की फूल बेचकर जो चिल्लर लाती है, उससे क्या इस घर का किराया पूरा होगा? मंजू, सलोनी जितनी मेहनत कर सकती है करती है, फिर तुम उसे क्यों मार रही हो? उसे छोड़ दो। मगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और ये महारानी, चल जाकर खाना बना। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। उषा अपनी बेटी को उठाकर घर के अंदर लाती है। सलोनी दर्द में खाना बनाती है। मेरी बच्ची, तुझे कितनी चोट आई है, तो मैं अभी हल्दी का लेप बनाती हूँ। उषा उठकर एक कटोरी में हल्दी का लेप बनाती है और खाना बनाने के बाद सलोनी की चोटों पर लगाती है। सलोनी दर्द से सी सी करती है। बेटा, खुद को संभाल, देख भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात भर सलोनी दर्द में कराहते हुए सोती है। अगली सुबह अपने घर के पीछे वाले बगीचे से ताजे गुलाब और गेंदे के फूल तोड़ती है और फूलों को एक टोकरी में सजाकर कॉलेज के गेट के बाहर पहुंचती है। फूल ले लीजिए, ताजे फूल हैं बाबूजी, फूल ले लीजिए। सलोनी फूल बेच रही थी, तभी समीर कॉलेज आता है। समीर की नजर सलोनी के चेहरे पर लगे चोट के निशान पर जाती है, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और सलोनी के पास जाता है। क्या आप ठीक हैं? आपको तो बहुत चोट लगी है। जी मैं ठीक हूँ बाबूजी, वो कल मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लग गई। क्या आप फूल लेंगे? हाँ, मुझे एक बहुत ही सुंदर सा गुलदस्ता बनाकर दे दो। जी अभी बना देती हूँ। सलोनी बहुत ही प्यार से खूबसूरत गुलदस्ता तैयार करती है। समीर लगातार सलोनी को ही देख रहा था। वैसे ये चोट गिरने के निशान तो नहीं लग रहे हैं, क्या किसी ने आपको मारा है? नहीं बाबूजी, मैं गिर गई थी। ये लीजिए आपका गुलदस्ता। समीर अपनी जेब से 200 रुपए का नोट निकालता और सलोनी को देता है। ये लो। बाबूजी, फूल तो 60 रुपए के हैं, मेरे पास इतने छुट्टे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो, और हाँ, अपनी चोट पर दवाई जरूर लगा लेना। सलोनी पैसे रख लेती है और अपनी टोकरी उठाकर घर चली जाती है। मंजू घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। आ गई महारानी, ला निकाल सारे पैसे। सलोनी डरते हुए अपने पल्लू से पैसे निकाल कर मंजू को दे देती है। समीर, जो कि अपनी दोस्त की बाइक लेकर सलोनी का पीछा कर रहा था, दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख लेता है। चाची, आज बस इतने ही है। बस इतने से? तू सारा दिन आवारागर्दी करती है क्या? कल अगर इससे ज्यादा पैसे नहीं लाई तो तेरा वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। चल अंदर। मंजू सलोनी को धक्का देकर अंदर भेज देती है। दूर खड़ा समीर ये सब देखकर मुट्ठी भींच लेता है। उसे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगता है जिससे वो प्यार कर बैठा था। समीर उदास होकर अपने घर आ जाता है। बड़े बंगले में आज सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। बेटा देख, मैं तेरी शादी के लिए कितनी सुंदर लड़कियों की तस्वीरें लाई हूँ। सब एक से बढ़कर एक है, तू एक बार देख ले। नहीं माँ, मुझे ये तस्वीरें नहीं देखनी। अरे क्या बात है समीर, क्या तुमने अपने लिए खुद ही कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? हाँ पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। सच? कौन है वो? किस घर से है? वो मेरे कॉलेज के बाहर फूल बेचती है। वो बहुत सुंदर, संस्कारी और मेहनती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। समीर की ये बात सुनते ही पूरे बड़े बंगले में जैसे बम फट जाता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है समीर? तुम इस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, एक फूल बेचने वाली इस बड़े बंगले की छोटी बहू बनेगी? कभी नहीं। देवर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी और हम सब मिलकर आपकी शादी किसी टॉप मॉडल या बड़े बिजनेसमैन की बेटी से करवाना चाहते हैं, और आप एक फूल बेचने वाली गरीब भिखारी को इस घर में लाना चाहते हैं। भैया, आपको फूल बेचने वाली में क्या दिख गया? गरीब लड़कियां ऐसे ही अमीर लड़कों को फंसाती हैं, आप दूर रहिए उससे। चुप कर पीहू, तुम लोग उसे बिना जाने उसके बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हो? माँ, आप एक बार उस लड़की से मिलिए, मुझे यकीन है आपको वो पसंद आएगी। लता, हमारा बेटा बहुत समझदार है। अगर उसने किसी लड़की को पसंद किया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। एक बार चलकर देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं सिर्फ एक बार उसे देखने जाऊंगी। अगले दिन सुरेश, लता, समीर और संगीता अपनी महंगी कार से बाजार पहुंचते हैं। समीर इशारा करता है कि सलोनी वहाँ फूल बेच रही है।
सब कार में बैठकर शीशे से उसे देखते हैं। तभी बाजार में भागते हुए एक छोटा बच्चा गिर जाता है और उसके घुटने से खून बहने लगता है। आउच! मुझे लग गई। सलोनी अपना काम छोड़कर तुरंत उस बच्चे के पास दौड़ कर आती है और उसे उठाती है। अरे बेटा, तुम्हें तो काफी चोट लगी है, तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। सलोनी भागकर पास की मेडिकल की दुकान पर जाती है और अपने थोड़े से पैसों से दवाई खरीदती है और बच्चे के पास आकर प्यार से बच्चे के घाव पर दवाई लगाती है। लो बेटा, अब ठीक हो जाएगा, और ये लो एक सुंदर सा गुलाब का फूल। अब घर जाकर आराम करना, ठीक है? कार में बैठी लता और सुरेश ये सब देखकर सलोनी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। देखा लता, हमारा बेटा सही कह रहा था, लड़की तो बहुत अच्छी है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे दिल की है। मुझे अपने बड़े बंगले के लिए ऐसी ही छोटी बहू चाहिए थी, लाखों में एक है ये। क्या माँ जी, एक गरीब घर की लड़की को इस बड़े बंगले की छोटी बहू मत बनाइए। ये गरीब लड़कियाँ बहुत लालची होती हैं, ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। बस कर संगीता, मुझे लोगों की परख करना आता है। बात पक्की रही, आज शाम को ही हम इस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। शाम को समीर का पूरा परिवार सलोनी की बस्ती में पहुंचता है। जैसे ही वे सलोनी के घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि मंजू सलोनी के बाल पकड़कर उसे पीट रही है। तूने आज फिर पैसों में हेर फेर की। बता, आज इतने कम पैसे क्यों है? जरूर तूने पैसे चुराए होंगे। निकल जा मेरे घर से। लता, सुरेश और समीर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सुरेश तुरंत आगे बढ़ता और मंजू का हाथ पकड़ लेता है। खबरदार जो इस बच्ची पर हाथ उठाया, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। आप लोग कौन हैं और मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? हम इसके होने वाले परिवार हैं। अब ये लड़की हमारे बड़े बंगले की छोटी बहू बनने वाली है और हमारे घर की लक्ष्मी को कोई मारे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी फूल बेचने वाली बेटी आपके इतने बड़े बंगले की बहू कैसे बन सकती है? आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बहन जी, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। मेरा बेटा समीर आपकी बेटी सलोनी से बहुत प्यार करता है और हम उसकी खुशी के लिए यहाँ रिश्ता मांगने आए हैं। लता सलोनी की तरफ मुड़ती है। बेटा सलोनी, क्या तुम्हें मेरा बेटा समीर पसंद है? सलोनी सिर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। देख बेटा, मेरी वजह से चुप मत रह, तेरे दिल में जो है बोल दे। जी मुझे पसंद है। उषा खुशी के मारे रोने लगती है। समीर और सलोनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों परिवारों के बीच बात पक्की हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। समीर सलोनी को लेकर अपने बड़े बंगले में आता है, कार से उतरते हुए। सलोनी, अब तुम इस बड़े बंगले की छोटी बहू हो। सलोनी कार की खिड़की से सिर बाहर निकालकर ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं इटालियन टाइल्स से बने बंगले की खूबसूरती को देखती है। ये बंगला तो बहुत बड़ा है, क्या अब ये मेरा घर है? चलो अंदर चलते हैं। सलोनी समीर के साथ बड़े बंगले में आती है। उसने बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी थी। बंगले की भव्यता देखकर उसकी आंखें चौंधिया रही थी। तभी पीहू और संगीता वहां आती हैं और सलोनी के कपड़ों को देखकर मजाक उड़ाने लगती हैं। देखिए ना भाभी, भाभी ने कितनी सस्ती साड़ी पहनी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इतने बड़े बंगले में छोटी बहू बनकर आई हैं। अरे पीहू, हमारे पास तो डिजाइनर कपड़े हैं, इसके पास ऐसे कपड़े थोड़ी होंगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हमारे पास पैसे हैं इसीलिए हम डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। सलोनी, तू चिंता मत कर, आज से तू कस्टमाइज डिजाइनर ड्रेसेस ही पहनेगी। लता सलोनी का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े से कमरे में ले जाती है। वहां कई डिजाइनर्स खड़े थे और बिस्तर पर ढेर सारी महंगी साड़ियां, ड्रेसेस और गहने रखे हुए थे। देख बेटा, ये सब डिजाइनर्स मैंने तेरे लिए बुलाए हैं। जो ड्रेस तुझे पसंद आए रख ले। सलोनी इतने सारे गहने और कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन सलोनी सुबह जल्दी उठकर एक सुंदर सी डिजाइनर साड़ी पहनकर रसोई में पहुंचती है। नौकरानी और रसोईया खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे छोटी बहू, आप यहाँ क्यों आ गईं? आपको क्या चाहिए हमें बता दीजिए, हम बना कर दे देंगे। नहीं काका, आप लोग रहने दीजिए। आज मेरी पहली रसोई है, मैं अपने परिवार के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि सामान कहाँ रखा है। मैडम जी कितनी अच्छी है ना, वरना इनकी जेठानी तो जब देखो हम पर हुक्म चलाती रहती और सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सलोनी नौकरों की मदद से अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई का खाना बनाती है और बहुत ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर सारा खाना परोसती है। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। खाने का स्वाद और खुशबू तो लाजवाब है। सच में बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। सब लोग सलोनी की तारीफ करते हैं। खाना हो जाने के बाद सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी अपने बड़े बंगले को काफी अच्छे से संभालती है और अपने परिवार वालों का ध्यान रखती है। वो रात में सोने से पहले अपने सास ससुर के पैर दबाती है। एक शाम लता सलोनी के पास आती है। सलोनी, तुम्हें पानी पूरी पसंद है क्या? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। हमारी बाजार में एक भैया बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं।
चलो आज हम दोनों पानी पूरी खाने चलेंगे। सच में माँ जी, आपको पानी पूरी खाना है? वो आप इतने बड़े बंगले की मालकिन है तो क्या हुआ, मुझे ठेले की पानी पूरी बड़ी अच्छी लगती है। लता की बात सुनकर सलोनी कुछ कहती नहीं है और लता के साथ बाजार चली जाती है और वहाँ दोनों पानी पूरी खाती हैं। पानी पूरी खाने के बाद जब दोनों घर आती हैं और सलोनी अपने कमरे में जाती है तब सलोनी, तुम्हारा इस बड़े बंगले में पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सब बिल्कुल किसी सपने जैसा है। सलोनी की बात सुनकर समीर मुस्कुरा देता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सलोनी किसी काम से ननद पीहू के कमरे में जाती है। कमरा थोड़ा खुला था तो वो सुनती है कि पीहू अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर दबी आवाज में बात कर रही है। अरे सुनो ना, मैंने तुम्हें कल ही तो पैसे दिए थे, अब तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? सलोनी पीहू के कमरे में आती है। पीहू, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। भाभी, आप अपने काम से काम रखिए ना, मेरे मामले में पड़ने की कोशिश मत कीजिए। सलोनी चुपचाप वहां से चली जाती है। सलोनी उदास होकर रसोई की तरफ जा ही रही थी तभी लता उसे बुलाती है और उसे तिजोरी की चाबी देती है। बहू, जा अंदर तिजोरी से वो बड़ा सा नीले रंग का बक्सा ले आ। सलोनी लता के कमरे में जाकर नीले रंग का बक्सा ले आती है। लता उस बक्से को सलोनी के हाथ में थमा देती है। सलोनी, ये हार मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये हमारे खानदान की निशानी है। माँ जी, ये हार तो आपने मुझे भी नहीं दिया था, फिर इसे क्यों दे रही हैं? संगीता, ये हार समीर की दादी ने इस घर की सबसे छोटी बहू के लिए बनवाया था, इसीलिए यह हक सलोनी का है। संगीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुरेश खुशी खुशी हॉल में आते हैं। अरे लता, आज हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, हम लोग एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू सलोनी, इस पार्टी में खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। माँ जी, इसे कोई जिम्मेदारी मत दीजिए, ये तो फूल बेचने वाली है, इसे क्या पता कि बड़ी पार्टियों में कैसे इंतजाम किए जाते हैं। तुम चुप रहो संगीता, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जिम्मेदारी सलोनी को ही दूंगी। लता की बात सुनकर संगीता गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, आपको सारी जिम्मेदारी छोटी बहू को देनी है ना, दीजिए। अगर मैंने इस पार्टी को खराब नहीं किया तो मेरा भी नाम संगीता नहीं। जब पार्टी का दिन आता है, संगीता डेकोरेशन का काम देखती है और बंगले को अच्छे से सजा देती है। वहीं सलोनी ने नौकरों के साथ कुछ कैंटीन वालों के साथ मिलकर बहुत ही शानदार इटालियन, चाइनीज, इंडियन और मॉकटेल्स बनवाती है। सारा खाना तो बन गया है, आप लोग इसे टेबल पर रखवाइए, तब तक मैं तैयार होने जा रही हूँ। सलोनी पार्टी के लिए तैयार होने चली जाती है। रात को पार्टी शुरू होती है। पार्टी में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। जब खाना टेबल पर लगता है तो सारे मेहमान दाल चावल देखकर हंसने लगते हैं। और सुरेश जी, इतने बड़े आदमी की पार्टी में ये कैसा खाना है? ये तो हमारी बेइज्जती है, मुझे नहीं रहना ऐसी पार्टी में, मैं तो जा रहा हूँ। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता माँ जी, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो इंडियन, इटालियन, चाइनीज, मॉकटेल ये सब बनवाया था। सुरेश जी के घर का ड्रामा देखकर मिस्टर रघुवंशी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। सुरेश और लता शर्मिंदा होकर मेहमानों से माफी मांगते हैं। सारे मेहमान पार्टी से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद, ये लड़की कभी भी हमारे घर के तौर तरीके नहीं सीख सकती। आज इसकी वजह से मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई। मैंने इस लड़की को अपने घर की छोटी बहू बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत दीजिए। इसे हमारे स्टेटस का कुछ पता ही नहीं है, ये सब गड़बड़ कर देगी। पर आपने मेरी एक सुनी ही नहीं। अब हो गया ना बेड़ा गर्क। संगीता और लता दोनों मिलकर सलोनी को डांट रही थीं। तब समीर, माँ, इस बेचारी से अनजाने में गलती हो गई, इसे माफ कर दो ना। मैं वादा करता हूँ अगली बार से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पक्का माँ? बस अब इसे और मत डांटिए। समीर के कहने पर लता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सलोनी लता के कमरे में चाय लेकर जाती है और लता से बात करने की कोशिश करती है। तब, चाय वहीं रख दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सलोनी, उन्हें थोड़ा समय दो, वो ठीक हो जाएंगी। समीर सलोनी को लेकर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन समीर और उसके परिवार को एक शादी में जाना था। लता सलोनी के कमरे में आती है। छोटी बहू, जिस शादी में हम लोग जा रहे हैं वहाँ सारे लोग तुम्हें ही देखेंगे, क्योंकि तुम इस बंगले की छोटी बहू हो। वहाँ हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। मैं तुम्हें नौकर के हाथ से कपड़े और गहने भिजवा रही हूँ, तुम वही पहनना। इतना कहकर लता अपने कमरे में आती है और राजू नाम के नौकर के हाथ एक बहुत ही महंगी डिजाइनर साड़ी और गहने सलोनी के कमरे में भिजवाती है। लेकिन रास्ते में संगीता नौकर को रोक लेती है। अपना मुंह बंद रखना और ये साड़ी मुझे दे दे, और छोटी बहू को ये साड़ी दे देना। राजू पैसे लेकर सलोनी को सिंपल साड़ी दे देता है। सलोनी वही साड़ी पहनकर हॉल में आती है। उसे देखकर लता का पारा चढ़ जाता है। मैंने तुम्हें इतनी महंगी डिजाइनर साड़ी भिजवाई थी और तुम ये क्या पहनकर आ गई?
माँ जी, राजू ने मुझे यही साड़ी दी थी। नहीं माँ जी, मैंने इन्हें डिजाइनर साड़ी ही दी थी। मुझे लगता है माँ, इसने वो महंगी साड़ी और गहने अपने मायके भिजवा दिए हैं। ये बहुत लालची है। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें हमारे साथ शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। अगर सलोनी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पूरा परिवार शादी में चला जाता है और समीर सलोनी घर पर रुक जाते हैं। सलोनी अपने कमरे में रो रही होती है। समीर जी, मैंने कुछ नहीं किया। राजू भैया ने मुझे वही साड़ी दी थी। मुझे पता है सलोनी, तुमने कुछ नहीं किया है और बहुत जल्दी मैं ये बात सबके सामने साबित कर दूंगा, पर अभी के लिए चलो डिनर पर चलते हैं। समीर सलोनी का मूड ठीक करने के लिए उसे कैंडल लाइट डिनर डेट पर ले जाता है। जब संगीता वापस आती है और समीर सलोनी को खुश देखती है तो वो और भी ज्यादा जल भुन जाती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन शाम को सुरेश एक बैग लेकर हॉल में आते हैं। समीर, ये 10 लाख रुपए का बैग है। कल बिजनेस के काम से इसे जमा करना है, इसे कहीं सुरक्षित रख दो। समीर बैग को अपने कमरे में रख देता है और सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को पीहू के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। पीहू, मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। एक बार मेरा बिजनेस चल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राहुल की बात सुनकर पीहू डर जाती है। उसे 10 लाख रुपए का बैग याद आता है। वो दबे पांव समीर के कमरे में जाती है और पैसों का बैग उठा लेती है। तभी सलोनी की नींद खुल जाती है और वो पीहू का हाथ पकड़ लेती है। पीहू, तुम ये क्या कर रही हो? भाभी प्लीज मुझे मत रोकना, मेरे बॉयफ्रेंड को पैसों की जरूरत है वरना वो मुझे छोड़ देगा। पीहू, वो लड़का ठीक नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने उसके बारे में पता किया है, तुम मेरे साथ चलो। सलोनी रात में ही पीहू को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां वो छुपकर देखते हैं कि पीहू का बॉयफ्रेंड एक दूसरी लड़की के साथ बैठा है। अरे वो पीहू तो बेवकूफ है, मैं तो बस उससे पैसे ऐंठ रहा हूँ। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। ये सुनकर पीहू टूट जाती है। वो गुस्से में आगे जाती है और राहुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है। झूठे धोखेबाज! पीहू फूट फूट कर रोने लगती है। सलोनी उसे संभालती है। रात में समीर की भी नींद खुल जाती है तो जब उसे अपने कमरे में पैसों का बैग नहीं दिखता तो वो सारे घर वालों को हॉल में जमा कर लेता है। समीर, तुमने बैग ठीक से नहीं रखा था। बैग गया तो गया कहाँ? सुरेश समीर से सवाल कर रहे थे तभी पीहू पैसे का बैग लेकर सलोनी के साथ घर आती है। पीहू, तुम दोनों इतनी रात को कहाँ गई थी? और तुम्हारे हाथ में ये पैसों का बैग क्या कर रहा है? सबकी नजरें पीहू और सलोनी पर टिक जाती हैं। लता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कहीं ये सलोनी 10 लाख रुपए लेकर भागने की फिराक में तो नहीं थी? पीहू बेटा बता मुझे, क्या तूने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है? और नहीं तो क्या माँ जी, पक्का ये चोरी करके ये सारे पैसे अपनी उस लालची चाची को देने जा रही होगी। जैसी इसकी चाची लालची है वैसी ही ये भी है। संगीता की ये कड़वी बातें पीहू से बर्दाश्त नहीं होती। बस कीजिए भाभी, एक शब्द और मत बोलिएगा मेरी भाभी के खिलाफ। इन्होंने कुछ नहीं किया है। माँ, भाभी बहुत अच्छी है। गरीब होने के बावजूद इनके मन में रत्ती भर भी लालच नहीं है। ये चोरी भाभी ने नहीं, मैंने की थी। क्या? तू क्या बकवास कर रही है पीहू? हाँ माँ, मैं ये पैसे चुरा कर अपने उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड को देने जा रही थी, लेकिन भाभी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और मुझे सच दिखाने के लिए रेस्टोरेंट ले गई। भाभी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। माँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने ही घर में चोरी की? लता पीहू को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। सलोनी अपनी सास का हाथ हवा में ही रोक लेती है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। पीहू अभी नादान है, उसने प्यार में ये गलती कर दी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। देख रही हो ना माँ जी, कैसे ये सलोनी पीहू के गलत कामों में इसका पूरा साथ दे रही है। संगीता की बात सुनकर इस बार समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। भाभी, आप तो चुप ही रहिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उस दिन पार्टी में खाना किसने चेंज करवाया था। क्या मतलब है तेरा समीर? माँ, उस दिन पार्टी का खाना सलोनी ने बिल्कुल सही बनवाया था, लेकिन भाभी ने सलोनी को नीचा दिखाने के लिए चुपके से कैटरिंग वालों को भगा दिया और खाना बदलवा दिया। मैंने खुद कैटरिंग वाले आदमी से बात की है। माँ जी, छोटे बाबू सही कह रहे हैं। बड़ी बहू जी ने ही मुझे डराया धमकाया था कि मैं छोटी बहू जी को वो महंगी डिजाइनर साड़ी ना दूं, बल्कि वो सस्ती सी साड़ी दे दूं। संगीता, ये सब क्या है? तूने इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, अपनी ही देवरानी के साथ इतनी घटिया साजिशें रची। संगीता की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वो रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलोनी शादी के बाद सबकी चहेती बन गई थी। मैं ये देखकर चलने लगी थी और जलन में अंधी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं जेठानी जी, परिवार में बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप रोइए मत, मैंने आपको माफ किया।
सलोनी का ये बड़प्पन देखकर सुरेश, लता और समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात काफी हो गई थी, इसलिए सभी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। सलोनी अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी, तभी समीर, क्या हुआ सलोनी? अब तो सब ठीक हो गया है, फिर तुम रो क्यों रही हो? समीर जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। वो अकेली है, बीमार है, उन्हें छोड़कर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। समीर सलोनी के आंसू पोंछता है और वो सो जाती है। अगली सुबह सलोनी हॉल में आती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। लता और समीर सलोनी की माँ उषा को लेकर बंगले के अंदर आ रहे होते हैं। माँ! सलोनी दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सलोनी बेटा, तुम्हारी माँ आपसे हमारे साथ इसी बंगले में रहेंगी। हमने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज शुरू करवा दिया, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ जी, समीर जी, आप लोगों ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। लता सलोनी को गले लगा लेती है। सुरेश, पीहू और समीर खुशी से मुस्कुराते हैं। संगीता भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही।